नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। लोकसभा की कार्रवाई कल तक स्थगित। हंगामे के चलते कार्रवाई स्थगित। विपक्षी पार्टियों के सांसदों का लोकसभा में हंगामा। विधानसभा के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। विधानसभा घेराव से पहले पुलिस से भिड़े कार्यकर्ता। प्रदर्शनकारी वाटर कैनन का प्रदर्शनकारियों पर इस्तेमाल। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के सांसदों का संसद के बाहर प्रदर्शन। गोल्डन टेंपल को धमकी देने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया प्रोटेस्ट। नए उपराष्ट्रपति के लिए थावरचंद गहलोत, ओम माथुर का नाम। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां। तारीखें जल्द होंगी घोषित। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक। महासचिव होश बोले। इमाम चीफ उमर अहमद मौजूद रहे। इससे पहले 2022 में मिले थे, मस्जिद गए थे। नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट हो रहा गृह मंत्रालय। सभी मंत्रालय सेंट्रल विस्टा के तहत नई इमारत में जाएंगे। नॉर्थ साउथ ब्लॉक में बनेगा म्यूजियम। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के 2 दिनों के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर से लंदन में मुलाकात की है, जहां द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों ने फ्री ट्रेड डील समझौते पर साइन किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते से अमेरिका से भारत के लिए $1.24 अरब का एक्सपोर्ट डगमगा सकता है। अब जब ब्रिटेन को भारत में भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स पर कम टैक्स का लाभ मिलेगा, तो वेसन अमेरिका एक्सपोर्ट्स को इन सेक्टर्स में नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में क्या भारत ब्रिटेन की फ्री ट्रेड डील अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रही है? ये अहम रिपोर्ट देखिए। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर गुरुवार को मुहर लग गई। पीएम मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस ट्रेड डील के तहत ब्रिटेन 99% भारतीय उत्पाद सेवाओं पर टैरिफ घटाएगा, जबकि ब्रिटेन के 90% प्रोडक्ट को इस ट्रेड डील के जरिए न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। इस मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत ब्रिटेन के खाद्य उत्पादों पर टैरिफ घटाएगा। दूसरी ओर भारत के उत्पादों पर लगने वाली टैरिफ भी कम होगी। विस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 90% पर लाया जाएगा और अगले 10 सालों में इसे 40% पर लाया जाएगा। वहीं ब्रिटेन भारत के फुटवियर, टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, मशीनरी, इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट्स पर आयात शुल्क शून्य या न्यूनतम स्तर पर लाया जाएगा। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि इससे दोनों देश के बीच व्यापार बढ़ेगा। स्कॉटलैंड के विस्की उद्योग को काफी फायदा मिलेगा। स्टारमर ने कहा कि इससे 6 अरब पाउंड का नया निवेश पैदा होगा। हजारों रोजगार पैदा होंगे। इससे खेल के सामान, मशीनरी, कपड़े, जूते और सोने चांदी के आभूषणों का काम करने वाले कारीगरों को भी फायदा मिलेगा। No, this is the biggest and most economically significant trade deal that the UK has made since leaving the EU. And I think I can say that it's one of the most comprehensive deals that India has ever done. So thank you, Prime Minister, for your leadership and for your pragmatism. And I'd like to thank everybody who's worked so hard to get this deal over the line. पीएम मोदी ने कहा कि ये समझौता महज आर्थिक साझेदारी नहीं है। इससे भारतीय टेक्सटाइल, समुद्री और कृषि उत्पादों, फुटवियर को ब्रिटेन के बाजार में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों और मछुआरों के लिए ये समझौता बेहद लाभकारी साबित होगा। दूसरी ओर भारत के लोगों और इंडस्ट्री में ब्रिटेन में बने उत्पाद जैसे मेडिकल उपकरण सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। एक ऐतिहासिक दिवस है। मुझे प्रसन्नता है कि कई वर्षों की मेहनत के बाद आज दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। यह समझौता मात्र आर्थिक साझेदारी नहीं, बल्कि साझा समृद्धि की योजना है। एक और भारतीय टेक्सटाइल, फुटवियर, जेम्स एंड ज्वेलरी, सी फूड और इंजीनियरिंग गुड्स को यूके में बेहतर मार्केट एक्सेस मिलेगा।
भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए यूके की मार्केट में नए अवसर बनेंगे। भारत के युवाओं, किसानों, मछुआरों और एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के सेवा क्षेत्र को फायदा मिलेगा। यह कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। ये बिजनेस करने की लागत घटाएगा। ब्रिटेन के बाजार को भारत के कुशल कामगारों का बड़ा फायदा मिलेगा। यह विश्व की दो बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच का समझौता है। वहीं भारत और ब्रिटेन के बीच ट्रेड डील से भारत को ब्रिटेन से होने वाले निर्यात पर 85% टैरिफ कम हो जाएगा। ये भारत के दूसरे बड़े एक्सपोर्टर्स के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 2024 में अमेरिका ने भारत में 39 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते से अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। भारत ब्रिटेन के इस डील से अमेरिकी एक्सपोर्टर्स को कई सेक्टर्स में नुकसान होगा, जो अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के दयालपुर में स्थित देसी घी से घेवर बनाकर लाखों रुपए की दुकानदारी करने वाले मशहूर घेवर की दुकान पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है और छापेमारी कार्रवाई के मौके पर बनाए जा रहे घेवर व अन्य पदार्थों के सैंपल लेकर भेजे गए हैं, लैब भेजे गए हैं। सैंपल फेल हुए तो इस पर कार्रवाई की बात कही गई है। दरअसल त्योहारों का सीजन नजदीक है, ऐसे में मिलावट खोर लगातार खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में समय समय पर सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार ऐसे मिलावटखोरों पर नकेल कसने को लेकर कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के अंदर अभी कुछ दिनों में मशहूर हुए देसी घी से घेवर बनाने वाले दुकान पर भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी अधिकारी के साथ मौके पर बनाए जा रहे घेवर व अन्य पदार्थों के सैंपल लेकर लैब भेजे हैं। देखो, हम आज यहाँ जय किसान सीएम फ्लाइंग स्क्वाड के साथ मैं डॉक्टर पुनीत शर्मा, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने यहाँ पे, हालांकि इन्होंने एफएसएसआई लाइसेंस भी अप्लाई किया हुआ है और हाइजीन और स्टैंडर्ड वाइज बात की है तो क्वालिटी इनकी अच्छी है। यहाँ से हमने 2 सैंपल उठाए हैं, एक मावा का और एक घेवर का। बाकी जो पैरामीटर्स के अंदर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये लैब की जाँच होने के बाद पता लगेगा। डॉक्टर साहब, आपने पहले ही कैसे ये सर्टिफाई दे दिया कि सर्टिफाई क्वालिटी ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये बीटा का यूज कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रेवाड़ी में सरकारी स्कूल की 3 छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले टीचर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह राजस्थान भाग गया था, जहां से उसे पकड़ा गया है। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि राजस्थान में छिपने में कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी। अब पुलिस उनकी भी जांच कर रही है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ा जा सकता है। देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इससे कुछ दिन पहले 18 तारीख को हमारे रेवाड़ी ज़िले में थाना क्षेत्र खोल के एरिया में कंप्लेंट मिली थी, जिसमें पॉक्सो एक्ट के और छेड़छाड़ के एलिगेशन लगे, जिस पे रेवाड़ी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से इसमें मुकदमा दर्ज करके अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और हम जो अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग टीमें हम लोगों ने बनाई और गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने पर जो चीज़ सामने आई और जो हमारा आरोपी था उसको हम लोगों ने, हमारी जो रेवाड़ी पुलिस की टीम है, उन्होंने पकड़ के हैंडओवर किया। गुरुग्राम में सीईटी परीक्षा की पवित्रता को कायम रखते हुए गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आपको बता दें, डीसी अजय का कहना था कि जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार सीईटी परीक्षा की पवित्रता को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जिले के सभी केंद्र अधीक्षक सीईटी परीक्षा के लिए अपनी तैयारियां उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है। आयोग ने परीक्षा के लिए जो एसओपी जारी की है उसकी पालना सुनिश्चित की जाए। इस एसओपी को सभी केंद्र अधीक्षक ध्यान से पढ़ें और उसके अनुसार परीक्षा प्रक्रिया को अमल में लाया जाए।
अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां कृष्णा कॉलोनी स्थित गली नंबर 5 में ट्रक से लोड माल की अनलोडिंग के दौरान ट्रक चालक की 11,000 वोल्ट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी पाकर पहुंची सेक्टर 58 थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विद्युत लाइन की जानकारी न होने से ट्रक चालक ऊपर से गुजरे हुए हाई वोल्टेज तारों को ट्रक छू गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी देकर बुलाया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैक इंजीनियर मजदूर था जो आया था गाड़ी पर, उसकी मौत हुई है, क्या बोलिए आप? हमें तो हमारा इधर जब भीड़ भाड़ हुई हमारी साइड से लड़का आया, जो बताया तो हमने देखा कर आकर के, उससे पहले इसकी तरफ से हमारे को ना कोई फोन था ना कुछ। यहाँ पूरी भीड़ हो गई, जो हमारे लड़के ने देखा, इसने फिर हमें कॉल किया, तब हम ये हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें कृष्णा कॉलोनी में ये गली नंबर जो है ये 6 से एंटर करके किसी कंपनी के बाहर में किसी जो ड्राइवर है गाड़ी का उसकी करंट लगने से मौत हो गई है। तो सूचना मिलते ही हमारी पुलिस यहाँ पे आ गई थी, मैं भी मौके पे आ गया। तो आने पे जो है प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है जैसे ये गाड़ी खड़ी करके और पीछे सामान वगैरह कुछ देख के और सीधा खड़ा हो रहा था, तो शायद इसका टच जो है ये सर जो है वो वायर में टच हो गया ऊपर। तो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि शायद करंट लगने से इसकी मौत हुई। बाकी इसके परिजनों को सूचित कर दिया है। और अगली खबर जीरकपुर से, जहां बाल तस्करी रोकने को तत्पर पंजाब सरकार जिले में आपको बता दें जीवन ज्योति 2 अभियान चलाया गया। भीख मांगने वाले बच्चों को इस दौरान रेस्क्यू किया गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन संस्था ने चलाया रेस्क्यू अभियान। संस्था के अभियान में शामिल रही स्थानीय पुलिस। बाल तस्करी और शोषण रोकना अभियान का मकसद। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन संस्था ने यह रेस्क्यू अभियान चलाया है। भीख मांगने वाले बच्चों को किया जा रहा है रेस्क्यू। चाइल्ड प्रोटेक्शन संस्था ने चलाया रेस्क्यू अभियान। संस्था के अभियान में शामिल रही स्थानीय पुलिस। बाल तस्करी और शोषण रोकना अभियान का मकसद। अगली खबर का रुख करेंगे खबर पटियाला से, जहां पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने राजेंद्रा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने ओपीडी व इमरजेंसी सहित विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए मरीजों तीमारदारों से संवाद स्थापित कर स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत पर की। साथ ही हाल ही में अस्पताल में हुए झगड़े पर कड़ा रुख अपनाते हुए अस्पताल में हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोषियों को निश्चित तौर पर जेल भेजा जाएगा। ਅੱਜ मैं रजिंद्रा अस्पताल ਕੱਲ੍ਹ खबर आई सी भी ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ को ਐਡਮਿਟਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਉਹ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करनी है। अगली खबर बिहार के मोतिहारी के सुगौली से है। एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पवरिया टोला उर्दू के प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार के तबादले के बाद स्कूल परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन यह महज एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था। ये एक ऐसा दृश्य था जहां शिक्षक और छात्रों के बीच के रिश्ते की गहराई आंखों से छलकती नजर आई है। करीब 7 वर्षों तक विद्यालय में अपनी सेवा देने वाले प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार का स्थानांतरण होते ही छात्रों और अभिभावकों की आंखें नम हो गई। छात्रों ने प्रधानाध्यापक को स्कूल न छोड़ने की जिद तक कर दी। कई छात्र फूट फूट कर रोते नजर आए। अपने संबोधन में पूर्व प्रधानाध्यापक मधुरेंद्र कुमार ने कहा कि शिक्षक का स्थान माता पिता से ऊपर होता है। हम सिर्फ पाठ नहीं पढ़ाते बल्कि बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं। यही वजह है कि शिक्षक और छात्र के बीच एक अटूट रिश्ता बन जाता है। यहाँ सर के आवे के बाद वहाँ से कोशिश करे के बाद कि सर यहाँ पर आ जाए। हम लोग के भी बहुत दुख हो रहा है। आप स्कूल में क्या हैं? सचिव है। काफ़ी बच्चों से लगाव था इनका? बहुत लगाव है उनको। अभी कैसा महसूस हो रहा है आप लोग सभी लोग का? वो लग रहा है हमारे भाई जा रहा है यहाँ से। तो विभाग के द्वारा जाना ही है सर को?
सब रहेंगे। हाँ सब यहाँ पे रहेंगे। रहेंगे। विभाग से क्या मांग करोगे? सब रहने के लिए जी मैं NPS मोरिया टोला उर्दू सुगौली वार्ड नंबर 11 में पदस्थापित प्रभारी के रूप में 11 साल काम किया। मेरा पदस्थापन ST के रूप में यानी हेल्थ टीचर के रूप में कमेटी खास में हुआ है। मैं अपने व्यवहारिक जीवन में इन सारे बच्चों को इस तरह से ढाला जिसमें शिक्षण कार्य से लेकर के बहुत सारे कार्यों के बारे में प्रेरित किया। मौर्या टोला नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के HM जो 11 साल से माननीय मधुरेंद्र कुमार जो काम कर रहे थे यहाँ पद अपना दिए, उस समय से काफ़ी स्कूल को माने सीमित संसाधन में इन्होंने इसको सजाया संवारा। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बिहार के मधेपुरा में पुलिस और ST अपनी बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 के इनामी अपराधी प्रवीण उर्फ कारी को उसके 5 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गुप्त सूचना पर मठाही पुलिस शिविर के पास घेराबंदी कर सभी को धर दबोचा गया। इनके पास से हथियार, कारतूस, गांजा, बाइक और मोबाइल बरामद हुआ है। प्रेस वार्ता में ASP प्रवेंद्र भारती ने बताया कि कारी पर हत्या, लूट, आर्म्स और NDPS एक्ट के 14 से ज्यादा केस दर्ज हैं। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। शिक्षक महोदय के निर्देश पर अंकुश लगाने हेतु पूरे जिला में लगातार छापामारी की जा रही है। इसी क्रम में कल STF SAU 12 की टीम द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई कि कुख्यात अपराध कर्मी उनके जिला अपराध कर्मी और अन्य अपराध कर्मियों के साथ मिलकर मठाई में जो नया पुल बनना है अर्धनिर्मित पुल पर घटना की योजना बना रहा है और नौबत भारी मात्रा में हथियार है। इसी सूचना पर थानाध्यक्ष सदर भूमिंदु कुमार और मठाई प्रभारी नितिन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड के आपको बता दें भरखंड थाना क्षेत्र स्थित अकहा गंगा की उपधारा में एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई, जिसकी पहचान अकहा गांव निवासी स्वर्गीय अनंत राय के 40 वर्षीय पुत्र सुधाकर कुमार के रूप में की गई है। आपको बता दें कि मृतक गंगा की उपधारा में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया, जिसमें वह डूबकर उसकी मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सदर अस्पताल खगड़िया भेजा गया है। अगली खबर किशनगंज से है, जहां सीमांचल की पॉलिटिक्स ने इस बार बिहार के चुनावी माहौल को और अधिक जटिल बना दिया है। ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल के दिए गए बयान के बाद MIM के बिहार संचालक बिहार सीमांचल युवा प्रभारी मोहम्मद गुलाम हसनैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूर्व विधायक समाज को दूषित करने का काम ना करें। जो लोग बांग्लादेशी हैं उनकी जांच हो और हमें बांग्लादेशी ना कहा जाए। हमारे बाप दादा ने करवट लिया होता तो हिंदुस्तान का नक्शा अलग होता, लेकिन हम लोगों ने इस मिट्टी से मोहब्बत की है। बहुत तकलीफ होती है जब कभी कोई लोग हमें बांग्लादेशी कहता है। 5 किलोमीटर पर नेपाल है, 20 किलोमीटर में बांग्लादेश है। ये चिकन नेक है। अगर यहाँ के लोग थोड़ा सा करवट लिया होता तो क्या कहलाता है इस क्षेत्र को, इस सीमांचल के क्षेत्र को? पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता। और आप कैसे जाते ये 7 कॉरिडोर में? लेकिन हमारे बाप दादाओं ने इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत की है। बहुत तकलीफ होती है जब कभी हमें बांग्लादेशी कहता है। और गोपाल बाबू, आप ये मत भूलिए, आपने कभी आपको जो इज्जत मिली थी, जिस कम्युनिटी के लोग पर आप उंगली उठाते हैं, कहीं ना कहीं वही लोग मदद किया था आपको। अगली खबर भागलपुर से है, जहां गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है। इससे सुल्तानगंज प्रखंड के महेसी पंचायत के दियारा, कल्याणपुर और मोतीचक गांव में बाढ़ की स्थिति अधिक गंभीर होती जा रही है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने से ग्रामीण पलायन करने के लिए मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, जो जान जोखिम में डालकर गंगा के बाढ़ का पानी पार कर स्कूल पहुंचना उनको पड़ रहा है। बच्चों को डर सता रहा है कि स्कूल न जाने पर डांट पड़ने के साथ नाम भी ना काटा जाए, जिससे परिजनों द्वारा पिटाई का भी भय सताता है। ग्रामीण हर साल दोहराए जाने वाले बाढ़ संकट के प्रति प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हैं।
विभाग के द्वारा आज से 10 दिन से पानी यहाँ पर आया हुआ है बाढ़ का, और सारे बच्चे कुछ उस पार से भी आते हैं, कुछ इस गांव मतलब बगल के जगह से भी आ रहे हैं, और बगल में भी गांव में जो है सब जगह पानी फैले हुए हैं। वो लोग भी घुटने भर पानी, कई कमर भर पानी में पार करके स्कूल तक आते हैं। यह मेरे लिए भी सबसे बड़ी समस्या बन गई। नहीं मिलता है टाइम पर नहीं पहुंच सकते हैं, आ सकते हैं अगर टाइम पर। कितने दिन से पानी ऐसे ही बताओ, कब से ये झेलती? हर साल होता है? हाँ, हर साल होता है। डर नहीं लगता इस तरह? डर तो बहुत लगता है, फिर भी जाना पड़ता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर शेखपुरा से है, जहां आपको बता दें बरबीघा थाना क्षेत्र के बेलाव गांव में 1.5 साल पहले मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बस स्टैंड से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद पीड़ित पक्ष से राकेश कुमार ने थाना पुलिस को बताया था कि वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों ने 80,000 रुपये नगद और जेवरात लूट ले जाने का आरोप लगाया था। एक आरोपी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपियों तक पहुंचना पुलिस के लिए मुश्किल बना हुआ था। इसलिए अफसरों ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित कर रखा था। एसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसपी बलराम कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में आरोपियों की लगातार तलाश जारी थी। इसके लिए विशेष टीमों का जाँच टीमों का गठन किया गया था। बरबीघा में कांड संख्या 5024 जो दिनांक 3/2/24 को दर्ज हुआ था, ये एक लूट का कांड था, जिसमें क्या है कि कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा जो है घर में घुसकर लूटपाट किया गया था, जिसमें कुछ आभूषण की लूट हुई थी और उनके साथ जो मकान मालिक थे उनके साथ मारपीट की भी घटना की गई। बाद में शिनाख्त करते हुए अनुसंधान के क्रम इस कांड में कुल 3 अपराध कर्मी की पहचान की गई, जिसमें से एक अपराध कर्मी पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे, राजेश कुमार। विगत 1 साल से इस कांड के 2 अन्य वांछित अभियुक्त वारिस कुमार एवं गुड्डू उर्फ गुड्डन जो है फिरार चल रहे थे पिछले 1.25 साल से, और इनके विरुद्ध में दोनों के विरुद्ध में 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। फिलहाल तो इसके बाद में वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड की राजधानी रांची के सदर अस्पताल ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में रांची सदर अस्पताल ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों का प्रतीक है, बल्कि ये संदेश भी देता है कि अगर पूरी ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए तो प्रयास न सिर्फ सफल होता है बल्कि अन्य के लिए भी उदाहरण बन जाता है। के लिए निश्चित तौर पर मैंने कहा है ना कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। 6 महीने में हमने प्रयास किया है कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल लाएं, और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि सदर हॉस्पिटल जिसको कोई जानता नहीं था, आज आप बताइए न केवल झारखंड का सदर हॉस्पिटल पूरे देश में टॉप किया है। आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत हम लगातार लगे। मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे साथ है, थोड़ा समय दीजिए। अब एक चिकित्सक जब मंत्री बना है तो उनका सोच अलग है, विपरीत है, डिफरेंट है, और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तमाम डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो सारे डॉक्टर्स लगन से काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और मेरा बैकअप उनके साथ है। अगली खबर रांची से है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का स्वास्थ्य आपको बता दें 81 वर्षीय पूर्व सीएम 19 जून को स्वास्थ्य गड़बड़ाने पर देश की राजधानी दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। अब उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम द्वारा लगातार गहन स्वास्थ्य निगरानी बनाए रखने के बाद उनका स्वास्थ्य अब स्थिर है, इसलिए अब स्वास्थ्य में सुधार की संभावना पहले से अधिक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में प्रेस वार्ता कर मीडियाकर्मियों को ये जानकारी दी। देखिए, सबकी कोशिश है, सबकी दुआएं हैं, और इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग भी हैं कि गुरुजी ने कई जंग जीते हैं और ये भी जंग जीतेंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। फिलहाल तो डॉक्टर लोग अपने उनके अंडर में वो इलाजरत हैं, थोड़ा वक्त लगेगा लगता है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरमसिया पंचायत के सचिव संतोष कुमार को 3,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी से रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत की जांच के बाद एसीबी दुमका इकाई ने बुधवार को जाल बिछाकर गिरफ्तारी की। ग्रामीणों ने कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार आम है, लेकिन लोग शिकायत करने से डरते हैं। और अगली खबर बीजापुर से, जहां 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सलियों में 25 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल। सभी नक्सलियों पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम था। कई नक्सली घटनाओं में रही इनकी अहम भूमिका। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 13 महिलाएं भी शामिल हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार हुए हैं नक्सली। बस्तर आईजी और बीजापुर एसपी के सामने सरेंडर किया। कई नक्सली घटनाओं में इनकी अहम भूमिका रही। उसमें 25 माओवादियों ने नक्सल विचारधारा को छोड़कर मुख्य विचारधारा से जोड़ने का संकल्प लिया है और उसमें एक एसजेडसी इरपा जगदीश ने सरेंडर किया है। उसके साथ में 2 डीवीसी स्तर के जो माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। इसी प्रकार एसीएम स्तर के 10 माओवादियों ने सरेंडर किया है और इस प्रकार कुल 1 करोड़ 15 लाख के इनामी नक्सली 25 इनामी नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार की एक स्पष्ट मंशा है प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की खात्मा को बहुत जल्दी सुनिश्चित करना है और बस्तर संभाग के अंतर्गत समस्त जिला में, बीजापुर जिला में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इन सब संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए विकास कार्य को गति देते हुए एक नया सकारात्मक पहचान दिलाना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबिकापुर से अगली खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हुई है। आकाशीय बिजली के चपेट में आया एक नाबालिग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बतौली थाना क्षेत्र के कुनकुरी व मांझा गांव का ये मामला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर से अहम खबर, बतौली थाना क्षेत्र के कुनकुरी व मांझा गांव की घटना है। अंबिकापुर से अहम खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हुई। अगली खबर बलरामपुर से, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें, बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म किया था, ऐसी जानकारी सामने आई है। अस्पताल ले जाने के बहाने घर से निकली थी नाबालिग। अस्पताल जाने के बहाने से घर से निकली थी नाबालिग। देर रात तक घर नहीं पहुंची थी। शाम 6 बजे निकली बच्ची। तलाश करने पर रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं मिली नाबालिग। हार मानकर पीड़ित परिजनों ने ली थी पुलिस की शरण। अंबिकापुर से पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। नाबालिग दस्तयाब पास्को सहित अन्य धाराओं में आरोपित को जेल भेजा गया। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना क्षेत्र का यह बुरा मामला है। अंबिकापुर से अगली खबर है, जहां घुनघुट्टा नदी में युवक का शव मिला है। बाइक, एक जोड़ी जूता और चप्पल भी बरामद हुए हैं। बरामदगी ने बढ़ाई हत्या किए जाने की आशंका। पलगड़ी गांव का निवासी था मृतक। डैम का गेट बंद कर निकाला गया शव। दरिमा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 13 अगस्त को जीएस वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र महाविद्यालय जबलपुर में कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें सर्वविदित है कि पर्यटन दुनिया में रोजगार के सबसे बड़े स्रोतों में से एक भारत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ का समाज वास्तव में बहुसांस्कृतिक है और यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के असंख्य स्थल हैं। भारत हमेशा से पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य रहा है और दुनिया भर में सबसे अधिक बार देखे जाने वाले देशों में से एक है।
सतत पर्यटन में पर्यावरण के अनुकूल यात्रा पद्धतियां शामिल हैं जो पर्यावरण की रक्षा करती हैं, स्थानीय समुदायों का समर्थन करती हैं, जैव विविधता को बढ़ावा देती हैं और संरक्षित करती हैं, जिससे पर्यटक एक जिम्मेदार यात्रा अनुभव करता है। ये सेमिनार भारत में पर्यटन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री के युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के स्थायी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके स्थायी नौकरियां प्रदान करने का उद्देश्य पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समय में लाया गया था। इन योजनाओं से 1,34,000 युवकों ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण अवधि 6 महीने की थी। तब मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण सहायक संघ विभिन्न आंदोलनों के साथ आज़ाद मैदान मुंबई में 24 दिन के बजट अधिनियम के दौरान विभिन्न मोर्चों को लिया गया था। आपको बता दें 5 महीने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी रोजगार और मानदेय के लिए पूछने की कोशिश की गई, तो इस दौरान 11 महीने का प्रमाण पत्र देने की बात कही। उन्हें बताया गया कि एक महाराष्ट्र मुंबई स्किल सेंटर अप्लाय करता त्यावेळी प्रश्न त्याने असा विचारता की तुमचा एक्सपिरियन्स काय। आता आम्ही 6 महिन्याचे एक्सपिरियन्स ते सर्टिफिकेट पण देणार आहे, ते आमचे मानधन पण देणार आहे आणि आमच्या सर्वांची अशी अपेक्षा आहे की 10 लाख लोकांमध्ये कमीत कमी 50% लोकांनी तिथे जे आस्थापनामध्ये ते प्रशिक्षण घेत आहे। लाडक्या बहिणींचं केलं तर लाडक्या भावांचं काय? मी म्हणालो लाडक्या भावांचं कधीपासून प्रेम आलं, सगळे तर भाव गेले निघून, पण बोललो लाडक्या भावानं पण आम्ही करणार। देशातलं पहिलं राज्य आहे प्रशिक्षण भत्ता 6,000, 8,000, 10,000 माझ्या पोरांना युवकांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला। दिनांक 1 अगस्त को सांगली यहाँ पे मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण के जो माध्यम से पूरा महाराष्ट्र में 1,34,000 जो विद्यार्थी है उनकी काम के बारे में मुख्यमंत्री माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने बहुत अच्छा सा एक स्कीम मतलब लाडला भाई इस हिसाब से उन्होंने जो स्कीम चालू की थी उस अनुसंग से देखा तो पूरा 11 महीने का कार्यकाल खत्म होने आया है। अभी तक कोई भी लड़कियों को वापस उसके आगे क्या करना है, क्या चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां श्रावण मास की पावन हरियाली अमावस्या पर भगवान श्री राम की तपोभूमि आस्था और आशीर्वाद का केंद्र बनी। यहां दूर दराज से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी गंगा में पुण्य स्नान कर श्री कामतानाथ महाराज के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा, ये एक दिन का केवल स्नान और दर्शन नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और प्रकाश की ओर बढ़ने का कदम है। आज बहुत ही पावन पुनीत हरियाली अमावस्या है। श्रावण मास की यह अमावस्या बहुत, क्योंकि भूत भावन शिव को श्रावण मास अतिशय प्रिय है और इसमें जो भी भगवान शिव की भक्ति करता है उससे भगवान शिव बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भारतीय संस्कृति पर्वों पर आधारित है और पर्वों के माध्यम से हमारे यहाँ के सनातन शाश्वत जीवन मूल्य पुष्ट होते रहते हैं। आज हम कामदगिरी भगवान के द्वार में प्रथम प्रवेश द्वार में हैं। हरियाली अमावस्या है आज। महाराज श्री ने स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद जी महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर्यावरण से संबंधित कही। हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व श्री चित्रकूट धाम में है कि सर्वत्र है। यद्यपि सर्वत्र है परंतु विशेष रूप से चित्रकूट धाम में श्री कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करके लोग सुखद अनुभव करते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिजनौर से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित बैराज कॉलोनी चौक पर गुरुवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। टीएसआई रवि नैन द्वारा एक पदाधिकारी से बदसलूकी के आरोप को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए बाईपास रोड पर जाम लगा दिया। आरोप है कि एबीवीपी के विभाग संयोजक हनी अहलावत सुबह अपनी बाइक से ब्रेड लेने जा रहे थे, तभी टीएसआई रवि नैन ने उन्हें रोककर बाइक की चाबी छीन ली और कथित रूप से अभद्र व्यवहार करते हुए गुंडा बताकर थाने भिजवाने की धमकी दी। सूचना मिलते ही एएसपी सिटी संजीव वाजपेयी, सीओ सिटी राकेश वशिष्ठ और शहर कोतवाल उदय प्रताप मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाया और जाम खुलवाया। अगली खबर चंदौली से है, जहां अरविंद यादव हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलीनगर और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त टीम बदमाशों से मुठभेड़ पुलिस की हुई, जिसमें 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से 2 उपनिरीक्षक भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने उपनिरीक्षकों सहित सभी 6 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। बताया गया है कि नेशनल हाईवे 19 किनारे गौरी गांव के पास बंद अहाते में पुलिस जानकारी के आधार पर दबिश देने पहुंची थी, जहां बदमाशों ने छिपाकर रखे गए असलहे निकालकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए मजबूरी में पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। देखिए, आज अलीनगर की पुलिस और साथ में मुगलसराय की पुलिस कुछ मुलजिमों को यहाँ से हिरासत में लेके असला बरामदगी के लिए लेके जा रही थी। ये मुलजिम बेसिकली सुबह 4 बजे गिरफ्तार हुए थे। ये यहाँ घटना अलीनगर में 21 तारीख को शाम को अरविंद यादव की हत्या हुई थी। उसी में 4 मुलजिम गिरफ्तार करने के उपरांत असला बरामद करने के लिए लेके गई थी पुलिस। इसी दौरान उनको जब मौका मिला है तो इनके द्वारा जो अपराधी हैं असला वहां से निकाला गया और पुलिस टीम पे इनके द्वारा फायर करने का प्रयास किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में लगातार हो रही बिजली कटौती से जहां सहायक जनता परेशान है, सभी जनता परेशान है, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के न्यूज़ इंडिया के संवाददाता शहनवाज खान जनता के बीच गए और बिजली समस्या को लेकर उनसे बात की, तो लोगों ने बताया कि सरकार कानपुर शहर में 24 घंटे बिजली देने का वादा करती है, लेकिन बिजली 8 घंटे भी नहीं मिल पा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजघाट पर गंगा के जलस्तर में बीते 24 घंटे में 25,000 क्यूसेक पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं अभी आगे नरोरा बैराज से 62,000 क्यूसेक पानी और छोड़ा जा रहा है। वर्तमान में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे अधिक पानी छोड़े जाने को लेकर लोगों में भय व्याप्त है। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाट पर खड़ा हुआ हूँ मैं। गंगा घाट जी। क्या पोजीशन है पानी की? पानी की जब तक खतरे के निशान से कम नहीं, जब तक 6 इंच ऊपर चल रहा है। तो क्या बढ़ा है पानी, क्या लगता है? हाँ, पानी बढ़ा हुआ है। आप कब से हैं यहाँ पर? मैं सब कल से आया हुआ हूँ। कितना बढ़ा हुआ लग रहा है? 6 इंच कम से कम पानी बढ़ गया। हो सकता है रात भर में पानी बढ़ भी सकता है। और अगली खबर बाराबंकी से है, जहां स्वाट टीम सर्विलांस व घुंघटेर पुलिस को अरविंद हत्याकांड के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 सप्ताह से अधिक समय से ब्लाइंड मर्डर बने इस केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी और सीओ फतेहपुर जगत कनौजिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। आरोपी संतोष कुमार मृतक का सगा भतीजा और उसके साथी ब्रजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से घटना में प्रयुक्त एल्यूमिनियम की तार और बाइक बरामद की गई। पूछताछ में सामने आया कि संतोष ने मृतक अरविंद को आपत्तिजनक स्थिति में अपनी चाची के साथ देख लिया था, जिससे नाराज होकर उसने अपने साथी ब्रजेश के साथ मिलकर सोते समय तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। पंजीकृत की गई थी, जिसमें वादी माता प्रसाद गौतम के द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर पे उनका खेती आदि का कार्य देखने वाले अरविंद मृत पाए गए हैं। गांव के बाहर जहां पंपिंग सेट और इनका खेत था वहां की रखवाली करते थे। उनकी सूचना पर तत्काल थाना घुंघटेर पे समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त घटना ब्लाइंड घटना थी, जिसमें उस समय किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से घटना कारित की गई है। इसी क्रम में जानकारी हुई कि वादी के परिवार से संबंधित एक युवक है संतोष कुमार। इसका वादी के घर में भी काफ़ी आना जाना था और इसलिए थोड़ी सी अपने मन में मृतक के प्रति रंजिश रखता था।
इस सूचना को और डेवलप किया गया और उसके आधार पर आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा किसान कल्याण केंद्र नवाबगंज एवं मोहम्मदाबाद तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र जाजपुर बंजारा का औचक निरीक्षण कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी द्वारा उप कृषि निदेशक अरविंद मिश्रा व जिला कृषि अधिकारी वीके सिंह के साथ कृषि विभाग के मल्टीपर्पज सीड स्टोर किसान कल्याण केंद्र नवाबगंज एवं मोहम्मदाबाद का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नवाबगंज में निर्मित किसान कल्याण केंद्र के कार्य की गुणवत्ता ठीक थी, किंतु दूसरी मंजिल पर बिक्रुआ का कार्य सही ढंग से न किए जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यदायी संस्था को इसे तत्काल ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। मोहम्मदाबाद में जाजपुर बंजारा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पर स्थित किसान कल्याण केंद्र का निर्माण कार्य निरीक्षण के समय बंद मिला। जिलाधिकारी को कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यालय से दोनों किसान कल्याण केंद्रों की धनराशि 2 से 3 दिन के अंदर प्राप्त होने पर 2 माह के अंदर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा धान की फसल का निरीक्षण किया गया एवं प्रक्षेत्र पर कराए गए सागौन, आंवला, अमरूद एवं बेल के पौधों का भी निरीक्षण किया गया तथा जिला कृषि अधिकारी बीके सिंह और पौधों के रोपण का उनके द्वारा निर्देश दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र जाजपुर बंजारा पर उद्यान विभाग द्वारा निर्मित हाईटेक पॉली हाउस नर्सरी आदि में आंशिक रूप से आंधी में क्षतिग्रस्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा जिला उद्यान अधिकारी को तुरंत सही कराकर केवीके को हस्तगत कराने के निर्देश दिए गए। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी के आर्थिक सहयोगी रविंद्र नारायण सिंह की 60 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। आफसा अंसारी 50,000 की इनामी फरार अपराधी है और रविंद्र के साथ साझेदारी में मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन का संचालन करती रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस फर्म से आफसा की कंपनी आगाज इंजीनियरिंग को 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 जुलाई 2025 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में थाना कोतवाली के द्वारा IS 191 गैंग के पूर्व प्रमुख मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी, जो कि 50,000 रुपये की इनामिया है, के एक प्रमुख सहयोगी रविंद्र नारायण सिंह की एक संपत्ति जो कि थाना मोहम्मदाबाद, तहसील मोहम्मदाबाद में मौजूद थी। खबर बांदा से, जहां व्यापारियों ने विभागीय अधिकारियों पर GST नियमों का दुरुपयोग करते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने एकत्र होने के बाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपते शोषण से निजात दिलाने की मांग की। ADM को ज्ञापन सौंपते समय भी व्यापारियों ने राज्य कर विभाग पर सर्वे के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि धारा 76 का दुरुपयोग करते हुए कारोबारियों का सामान जब्त किया जा रहा है। व्यापारियों ने इसे अवैध वसूली बताया और कार्रवाई की मांग की। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 23 और 24 तारीख को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसमें व्यापारी के ऊपर हो रहे विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न को दर्शाया गया। पहले नंबर पर तो ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स को रेगुलेट किया जाए, साथ में GST अधिकारियों के द्वारा जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको रोका जाए और जो सर्वे किया जा रहा है उसको रोका जाए और जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसके विरोध में, और साथ में पुलिस उत्पीड़न जो कर रही है उस संदर्भ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बलिया के सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के मझवलिया गांव में नाली निर्माण के दौरान विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस पर कुछ लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बुधवार का है। इस पथराव में 2 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने इस मामले में पथराव करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 महिलाएं शामिल है। दरअसल मझवलिया गाँव में सरकारी नाली का निर्माण हो रहा था। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा किसी बात को लेकर विरोध शुरू कर दिया गया। मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच एक घर की छत से पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया गया। 7:25 को ग्राम मझवलिया में, जो कि तहसील सिकंदरपुर, सर्किल सिकंदरपुर में राजस्व टीम, नायब तहसीलदार CP यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह, मैं पुलिस टीम मौके पर ग्राम प्रधान मझवलिया और उनके प्रतिनिधि के द्वारा मौके पर सरकारी नाली का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके निर्माण कार्य में
कुछ उपद्रवियों द्वारा, बगल के पड़ोसी और उपद्रवियों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए निर्माण कार्य को रोकने लगे और अनावश्यक पुलिस व राजस्व टीम पर ईंट और पत्थर से पथराव कर दिया। बुलंदशहर के खुर्जा सिटी रेलवे स्टेशन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात वृद्ध मालगाड़ी की चपेट में आ गया। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। दुखद पहलू यह रहा कि मृतक का शव करीब 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। सूचना पर स्थानीय पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 65 वर्ष के आसपास है और फिलहाल उसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। खबर सोनभद्र से है, जहां जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष रामराज सिंह गोंड की अगुवाई में विरोध जताते हुए कांग्रेसियों ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि खराब मशीनों और लापरवाही के चलते मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा है, उनका आर्थिक शोषण किया जा रहा है। साथ ही चेतावनी दी गई कि सुधार न होने पर बड़ा आंदोलन कर लापरवाह अधिकारियों सहित सरकार की नींद हराम कर दी जाएगी। तमाम कई लोग थे दुद्धि से, कहाँ के लोग थे, उनको भैया यहाँ पे डॉक्टर पर्ची कटा रहे हैं, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर रिपोर्ट लिख रहा है कि आप जाइए ब्लड चेकअप कराइए, एक्सरे कराइए। इनकी मशीनें खराब हैं, आज नहीं कल बुलाई। जनता को जिसके परेशान किया जा रहा है और ये कतई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करी, उसी को लेकर तत्काल हम अभी कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी समय है, तत्काल से यहाँ के प्रबंधक और चिकित्सक देख लें कि यहाँ पे जो मशीनीकरण खराब है उसको तत्काल ठीक कराएं, जनता की सुविधा दे, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल व नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने नगर निगम कार्यालय के विभिन्न विभागों का आज औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 6 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिन्हें नोटिस जारी किया गया। साथ ही कार्यों की जानकारी ली गई है। इसके साथ ही आमजन के कार्य को प्राथमिकता से पूरे किए जाने के निर्देश दिए गए। रुड़की नगर निगम कार्यालय में निरीक्षण के दौरान मेयर अनीता अग्रवाल एवं नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से कार्य के बारे में जानकारी ली। क्योंकि अभी हम लोग सभी कांवड़ यात्रा में विजय थे कर्मचारी, तो आज मैम के निर्देशन में सभी अनुभाग जितने हमारे नगर निगम के हैं सबका विजिट किया गया। देखा गया कि कुछ जगह चेयर टूटी हैं, कमरों में सीलन है, अलमारियाँ पुरानी हैं, या जो दस्तावेज रखे गए हैं वो लूज दस्तावेज है या पुराने कपड़ों में है। तो सबको मैम ने भी निर्देशित किया, मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि वस्तु की डिमांड करें और जो चेयर उपयोग में नहीं आने लगे उनको बाहर कर दें और नई चेयर मंगवाएं, और जहाँ जहाँ रिपेयर मांग रहे हैं उसका एस्टीमेट यही बनाएं। नहीं, सभी विभागों का निरीक्षण किया गया, जो भी कमियां थी उनको सबको निर्देशित किया गया। जो एब्सेंट पाए गए उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और विद्युत विभाग को भी वहाँ पर निर्देशित किया गया कि जितनी लाइटें खराब हैं वो तुरंत ठीक कराई जाए और जो वारंटी पीरियड में उसको फर्म को नोटिस दिया जाए कि तुरंत ठीक कराए। 1945 के बोर्ड भी यहाँ पे देखे, हमने जो है वो हमारे सम्मानित चेयरमैन मेयर जो पहले रहे उनके सबके नाम है, उनको कहा कि सहसम्मान उन बोर्डों को ठीक कराया जाए और सहसम्मान उनको लगाया जाए। आज हम पूरी टीम के साथ में नगर निगम की पूरे ऑफिस में एक रूम में गए हैं। हमने पूरा निरीक्षण किया है। जो भी वहाँ पे व्यवस्था थी वो हमने सबने नोट कर ली। बाकी ठीक जो भी ठीक होएगा वो ठीक होएगा। बाकी वो सभी को ही हमने बोला है कि समय से उपस्थित रहे। हमने जो जो लिए हैं वहाँ पे सबका लिखा गया है। खबर रामपुर से, जहां सुबह रामनगर के सुंदर खाल गांव से डिकुली स्थित राजकीय इंटर कॉलेज जा रहे स्कूली बच्चों से भरे ऑटो को एक तेज रफ्तार वैगनआर कार ने गार्जिया मंदिर के पास जोरदार टक्कर मार दी। इस भीषण टक्कर में ऑटो में सवार 8 स्कूली बच्चों सहित ड्राइवर और एक बुजुर्ग यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को रामनगर के रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास इनका एक्सीडेंट हुआ है। 8:25 पे लोग हॉस्पिटल में फर्स्ट पेशेंट जो था वो आया। ये लोग एक टेम्पो में जा रहे थे जिसको एक ड्राइवर जो चला रहा था वो शायद अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, तो उसका हमने PMLC बनाया। बाकी जो 10 लोग हैं उनमें एक ड्राइवर है और 9 लोग हैं, 9 में से एक बुजुर्ग है, बाकी सारे बच्चे हैं जो कि 10 से 15 साल के हैं।
रेफर 2 लोगों को शायद करना पड़े, उनको एक को तो टिबिया फ्रैक्चर लग रही है, लेकिन मैंने ऑर्थो रेफरेंस किया है। बाकी एक हेड इंजरी है, उसको न्यूरो सर्जरी और सीटी स्कैन के लिए रेफर करना पड़ेगा। स्कूल जा रहे थे और हमें कार वाले ने ठोक दिया और हम कई बच्चे घायल हुए। स्कूल जा रहे थे। चंद्रकला है और हम ऑटो में आ रहे थे स्कूल को, तो वहाँ पे कार वाला आया, कार वाले ने ऑटो पे मारा, ऑटो छटक गया, हम ऑटो में से बाहर गिर गए और क्या बोलते हैं वहाँ पे मेरा भाई भी गिर गया, बेहोश हो गया और बहुत ज्यादा लग रही है। हाँ क्या बोलते हैं भरा था, कार वाले ने ठोक के चले गए। स्कूल को जा रहे थे। कहाँ से? देवजाड़ा से। अक्सर विकास खंड के दरगापुर गांव की है, जहां विधायक निधि से 2 सड़कों का निर्माण कागजों में दर्शाया गया। यहां शिकायतकर्ता के अनुसार दोनों ही सड़कों का निर्माण विधायक निधि से धरातल पर कराया गया, लेकिन धरातल में वास्तविकता जो थी वो कोसों दूर थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इनमें से एक सड़क को पूर्व विधायक हाजी तस्लीम ने बनवाया था, जबकि दूसरी सड़क को पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने बनाया था। एक सड़क पर ग्राम प्रधान द्वारा टाइल्स लगाकर सड़क निर्माण कराया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसके द्वारा इस मामले में सूचना अधिकार का इस्तेमाल किया गया। पूरे मामले का खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ। तस्लीम अहमद ना, उसके बाद तो यार इसमें कहोगे बीच में प्रधान को बढ़ाई नहीं, फिर अभी जो हमारे अर्जुन प्रधान जी उन्होंने बढ़ाई दी इंटरलॉक। बीच में कुछ हुआ ही नहीं, इसमें गड्ढे पड़े थे, बहुत बेकार हो रहा। बस जब भी तस्लीम विधायक थे जितना समय हो गया होगा, बीच में नहीं बनिया। प्रधान ने तो ओरिजिनल बनाई है, प्रधान ने भी 2 भाग में पिछले साल ओरिजिनल बनाई, लेकिन उससे पहले 15 साल पहले जो है 10-15 साल पहले तस्लीम अहमद जी ने बनाई जो विधायक थे, उसके बीच में कोई सड़क ही नहीं बनी। अच्छा तस्लीम वो क्या नाम विधायक शहजाद जी ने जो क्या नाम 22-23 में उन्होंने बना दी कागजों में। एक अभी चंद्रपाल सैनी से लेकर और जी राजू कुमार सैनी तक वो सड़क भी जो क्या नाम कभी विधायक थे वो क्या नाम संजय गुप्ता उन्होंने बनाई थी। और अगली अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां महाराष्ट्र राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए मुख्यमंत्री के युवा कार्य प्रशिक्षण योजना को स्थायी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करके स्थायी नौकरियां प्रदान करने का उद्देश्य था। पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समय में ये योजना लाई गई थी। इस योजना से 1,34,000 युवकों ने प्रशिक्षण लिया और शुरू में प्रशिक्षण अवधि 6 महीने की थी। तब मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण सहायक संघ विभिन्न आंदोलनों के साथ आज़ाद मैदान मुंबई में 24 दिन के बजट अधिनियम के दौरान विभिन्न मोर्चों को लिया गया था। मैंने आपको और आप 5 महीने के लिए विभिन्न प्रकार के स्थायी रोजगार और मानदेय के लिए पूछने की कोशिश की। आप 11 महीने से प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद आप उन्हें 11 महीने का प्रमाण पत्र देंगे, ये उनसे पूछा गया। उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए, जबकि इसमें कहा गया था कि प्रशिक्षण के बाद उनको रोजगार दिया जाएगा। मानदेय में वृद्धि की बात कही गई। ITI 20 से 30,000 रुपये के मानदेय की बात कही गई। वहीं सरकारी नियामक सेवा को 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए था, ये मांगे की गई। साथ
तो 1 अगस्त को कृष्णा माई घाट संगली में आमरण अनशन शुरू होगा। राज्य सहायक संघ के तुकाराम बाबा आमरण अनशन करेंगे। एक महाराष्ट्र मुंबई देशाचे स्किल सेंटर बनेल। लोक रोजगारसाठी अप्लाय करतात त्यावेळी प्रश्न त्याने असा विचारता की तुमचा एक्सपिरियन्स काय। आता आम्ही 6 महिन्याचे एक्सपिरियन्स ते सर्टिफिकेट पण देणार आहे, त्यांचे मानधन पण देणार आहे आणि आमच्या सर्वांची अशी अपेक्षा आहे की 10 लाख लोकांमध्ये कमीत कमी 50% लोकांनी तिथे ज्या आस्थापनामध्ये ते प्रशिक्षण घेत आहे। लाडक्या बहिणींचं केलं तर लाडक्या भावांचं काय? मी म्हणालो लाडक्या भावांचं कधीपासून प्रेम आलं? सगळे तर भाऊ गेले निघून, पण बोललो लाडक्या भावानं पण आम्ही करणार। देशातलं पहिलं राज्य आहे प्रशिक्षण भत्ता 6,000, 8,000, 10,000 माझ्या पोरांना युवकांना देण्याचा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला। दिनांक 1 अगस्त को सांगली यहाँ पे मुख्यमंत्री व कार्य परिषद के जो माध्यम से पूरा महाराष्ट्र में 1,34,000 जो विद्यार्थी है उनके काम के बारे में मुख्यमंत्री माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने बहुत अच्छा सा एक स्कीम मतलब लाडला भाई इस हिसाब से उन्होंने जो स्कीम चालू की थी उस अनुसार से देखा तो पूरा 11 महीने का कार्यकाल खत्म होने आया है। अभी तक कोई भी लड़कियों को वापस उसके आगे क्या करना है, क्या चाहिए। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।